मुझे केंद्र के एक बड़े मंत्री का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। 2 मंत्रियों ने मुझे बैठाकर विश्वास नहीं, आश्वासन नहीं, मुझसे वादा किया कि घर की अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण था कि मैं 29 तारीख रात में अपने परिवार के साथ उस घर में रुका हुआ था, नहीं तो मैं 29 तारीख रात में ही उस घर को खाली कर देता। यकीनन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ बड़ी ताकतें, बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं चिराग पासवान को समाप्त करने में, जिसमें यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम खुल के। ये मेरा खुद का फैसला है, इसमें लाख कोई प्रयास कर ले मुझे तोड़ने की, मुझे झुकाने की, मुझे तोड़ने की। बार बार कहता हूँ, शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना झुकूंगा ना टूटूंगा। अपने आप को आदरणीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले आज जब उनकी तस्वीरें ज़मीन पर फेंकी गई हैं, उनकी तस्वीरों पे लोग जूते चप्पल पहनकर उनको रौंदते हुए गए हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्तियों को जिस तरीके से खंडित किया गया, उसके बाद भी अगर वो चुप हैं, मैं चाचा जी की बात कर रहा हूँ, अगर वो तब भी चुप हैं तो दर्शाता है ना कि भैया स्वार्थ की राजनीति है। जिन्हें इसी साल आपने पद्म भूषण का पुरस्कार से आपने उन्हें सम्मानित किया, उन्हीं की तस्वीरों को आप इस तरीके से रौंद रहे हैं। क्या कोई भाजपा जदयू का नेता, ये लोग नैरेटिव बदलते हैं कि चिराग पासवान का घर खाली कराया। मैं बोलता हूँ भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं खाली कराते, मैं खुद निकल जाता घर से। एक शब्द में जवाब इसका मुझे बताइए कि क्या पहले से नोटिस दिया गया कि 10 दिन का वक्त है, खाली कर दो, या एकदम से आके खाली कर दो? भाई मुझे बोला गया था कि 30 तारीख को खाली करना है। हाँ, और मुझे कम से कम 7-8 दिन पहले, 5 दिन पहले मुझे इस बात की जानकारी दी गई थी। पर उसी के विपरीत 2 दिन पहले मुझे ये भी कहा गया था कि आप निश्चिंत होकर रहिए, निश्चिंत होकर रहिए। ये शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस दिन इस बात का भी खुलासा करने की ज़रूरत होगी कि कौन से मंत्री, और भाई मैं किसी छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप 5 मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके आधार पर देश की सरकार चलती है, वो अगर मुझे इस बात का विश्वास दिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। तो मुझे ये धोखा क्यों दिया गया? ये षड्यंत्र था कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, परिवार को इस तरीके? भाई मुझे नहीं पता, बट हाँ, अपमान किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त पटना में हैं, चिराग पासवान हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में इनका बंगला दिल्ली से खाली हुआ है और बिहार की राजनीति उसका केंद्र जरूर है। तो कुछ सवाल हमारे पास हैं जो हमसे पूछेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू अनिल जी। पहला सवाल ये मेरा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बात मैं उठा के लेके आ रहा हूँ कि जब कांसीराम और मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी तो आरएसएस और बीजेपी को इस बात का डर था कि कहीं ये मजबूत ना हो जाए, तो उन्होंने मायावती जी को समर्थन देके सीएम बना दिया और बाद में उनसे समर्थन खींच के अपना मुख्यमंत्री लगा दिया। यानी कि एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और फिर बाद में दोनों कांटे को फेंक दिया। ये वाजपेयी जी का कथन था। चिराग पासवान और रामविलास पासवान, आपकी जो पार्टी है, उसको अलग कर दिया गया है। नीतीश कुमार को कब फेंकने की तैयारी है और कहीं उन्हीं के कांटे से आपको बाहर तो नहीं निकाला गया है? भाई देखिए, मैं इतनी राजनीतिक उलझनों में पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। सीधे तरीके से राजनीति नहीं, अपना काम करना चाहता हूँ, अपना लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूँ, जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाना। यकीनन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ बड़ी ताकतें, बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं चिराग पासवान को समाप्त करने में, जिसमें यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम खुल के सामने आता है। उनके साथ और भी कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुख्यमंत्री जी। कारण क्योंकि चिराग पासवान बिहार में विकास की बात करता है, चिराग पासवान बिहार में रोज़गार की बात करता है, बिहार में शिक्षा की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब, तमाम इन चीज़ों की बात करता है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर बिहार में अगर आ जाती हैं भैया, तो जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो दलित को महादलित बनाकर अपना वोट बैंक समझते हैं, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाकर अपना वोट बैंक समझते हैं, लव कुश समीकरण करते हैं, या और भी दल जो भी जातीय या धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि भैया बिहार अगर विकसित हो गया, बिहार अगर पढ़ लिख गया तो फिर डेवलपमेंट एजेंडा हो जाएगा, उसमें तो ये तमाम नेता, तमाम दल पीछे पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए अब चिराग पासवान को समाप्त करो। कांटे से कांटे वाला जो बात आपने की, मुझे नहीं पता कि उसमें दूसरा कांटा कौन था, बट हाँ, मेरे परिवार में कई लोगों को इन्होंने बांटकर, मेरी पार्टी को बांटकर, मुझे मेरे ही परिवार से अलग किया, मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल दिया, अब तो मेरे घर से भी मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। पर अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरे साथ ये करने से वो चिराग पासवान को मिटा देंगे, चिराग पासवान को ख़त्म कर देंगे, या चिराग पासवान को हताश या निराश कर देंगे, तो गलत सोच है।
ये बहुत गलत सोचते हैं, बहुत छोटी सोच रखते हैं ये लोग। भाई मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक बंगले एक पार्टी की राजनीति करने के लिए चिराग पासवान राजनीति में नहीं आया। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आया हूँ। और अगर मुझे बंगले, पार्टी, इन सब चीज़ों का इतना ही शौक़ होता तो भाई मैं 2020 का चुनाव अकेले लड़ता ही नहीं ना। मुझे तो पता था कि आने वाले दिनों में अकेले चलने में क्या क्या कठिनाइयाँ मेरे सामने आएंगी। मुझे घर, बंगले, पार्टी का लालच होता तो मैं नतमस्तक रहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। ये फैसला संघर्ष का, ये मेरा खुद का फैसला है। इसमें लाख कोई प्रयास कर ले मुझे तोड़ने की, मुझे झुकाने की, मुझे तोड़ने की, बार बार कहता हूँ शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना झुकूंगा ना टूटूंगा। मैं एक और सवाल आपके परिवार से ले रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ पर राजनीति की धुरी वहीं पर घूम रही है। चाचा जी को केंद्र में मंत्रालय मिला, उनके सामने सारी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने उफ तक नहीं किया। क्या रामविलास पासवान जी की विरासत को लेकर के अगर वो भी चल रहे हैं तो ये सम्मानजनक बात है? भाई आप मतलब मुझे लगता है आपके प्रश्न में ही जवाब है कि उन्होंने उफ तक नहीं किया, करना चाहिए था। स्वतः अपने आप को आदरणीय रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले आज जब उनकी तस्वीरें ज़मीन पर फेंकी गई हैं, उनकी तस्वीरों पे लोग जूते चप्पल पहनकर उनको रौंदते हुए गए हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना, भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्तियों को जिस तरीके से खंडित किया गया, उसके बाद भी अगर वो चुप हैं, मैं चाचा जी की बात कर रहा हूँ, अगर वो तब भी चुप हैं तो दर्शाता है ना कि भैया स्वार्थ की राजनीति है। सिर्फ एक मंत्री बने रहने के लिए जिनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, जिनको आप अपना भगवान कहते थे, आज जब उनका मंदिर टूट रहा है आप खामोश हैं। आप ही थे सबसे पहले व्यक्ति जो बोलते थे कि भैया रामविलास पासवान स्मारक घोषित किया जाए। आज उसी सरकार में तो आप मंत्री हैं, घोषित करवा दीजिए ना, क्यों नहीं करवाया आपने? भाई चिराग पासवान से आपको बैर है, चिराग पासवान लिख के देता है कि अगर वो रामविलास पासवान स्मारक भी घोषित हो गया तो चिराग पासवान उस घर में नहीं जाने वाला। अब आप घोषित करवा दीजिए, कराएं पशुपति कुमार पारस जी जो कि सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, और अगर नहीं तो फिर आज के बाद पलट कर कभी मेरे पिता, मेरे नेता के नाम की दुहाई लेकर ना जाए, क्योंकि उन्होंने, हाँ, उन्हें अपना ना कहें। भाई स्वार्थ की राजनीति आपने पूरी तरीके से दिखा दी। आज सिर्फ एक मंत्री बनने के लिए आपने अपने बड़े भाई का इतना अपमान होते हुए, और भाई इस बात को मैं भी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं राजनीति में ऐसे जो कि नैरेटिव को बदल कर ये दिखाना चाहते हैं कि चिराग पासवान को दिक्कत है, उसे घर से निकाल दिया। मुझे आज नहीं तो कल घर से निकलना था। मैं बार बार ये सवाल हो रहा है कि चिराग को उस घर से ज़्यादा मोह है और किसी चीज़ से नहीं। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। चिराग पासवान पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का है भैया। मैं जिस संसद में बैठता हूँ वहाँ पे बैठ के मैं कानून बनाता हूँ। कानून का उल्लंघन करना मेरी फितरत में नहीं है। मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरा पूरा परिवार कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। कारण यही है कि मेरे परिवार पर किसी पर भी कोई एफआईआर, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चल रही, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने कानून का हम लोगों ने सम्मान किया है। मैं आज भी कानून का सम्मान करता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं आज नहीं तो कल मुझे घर खाली करना था। मैं एलिजिबल ही नहीं हूं उस कोठी के लिए, तो मैं कैसे रह सकता हूं? जब तक आपने मुझे एक्सटेंशन दिया मैं रहा। आपने 30 तारीख की मुझे डेट दी, मैं 29 तारीख रात में मैं घर खाली कर रहा था, मैं घर से निकल रहा था। अब ये दूसरी चर्चा का विषय आता है। मैं चर्चा को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि नैरेटिव सारा वहीं पर बदल जाता है। मुझे केंद्र के एक बड़े मंत्री का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया। 2 मंत्रियों ने मुझे बैठाकर विश्वास नहीं, आश्वासन नहीं, मुझसे वादा किया कि घर की अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण था कि मैं 29 तारीख रात में अपने परिवार के साथ उस घर में रुका हुआ था, नहीं तो मैं 29 तारीख रात में ही उस घर को खाली कर देता। बहरहाल मुझे ये चर्चा भी नहीं है कि मैंने घर खाली किया, नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया। मैंने 30 तारीख का मुझे समय था, 30 तारीख को दोपहर में 12-1 बजे, मुझे समय नहीं एग्जैक्टली याद मैं कितने बजे घर से निकला, बट मैं अपने परिवार के साथ मैं घर से निकल गया था। उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीरों को सड़क पर फेंका गया, बाबा साहब की मूर्तियों को उछाल उछाल कर फेंका गया, मेरे पिताजी, मेरे माता पिता के बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहनकर अधिकारी लोग वहाँ पर गए, ये मेरे लिए भाई आज अगर कोई मेरा साथ दे रहा है, तेजस्वी हैं वो बात कर रहे हैं, या अभी मैंने पप्पू जी का देखा, कांग्रेस के कई नेताओं ने मेरा समर्थन किया है, उसका कारण इसलिए नहीं है कि भैया उनको चिराग पासवान का घर क्यों छीना। चिराग पासवान को खुद इस बात का एतराज़ नहीं है कि मेरा घर क्यों लिया या नहीं। मैं नहीं एलिजिबल हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ उस घर में, बात ख़त्म, पीरियड, एंड ऑफ द चैप्टर। मेरा इशू ये है कि भाई
मेरे जाने के बाद जिस तरीके से मेरे पिता और महापुरुषों को अपमानित किया गया, क्या ये तरीका उचित है? क्या कोई भी भाजपा जदयू का नेता बोलेगा कि हाँ ये तरीका सही है? भाई घर खाली कराने की ऐसी क्या, जिन्हें इसी साल आपने पद्म भूषण का पुरस्कार से आपने उन्हें सम्मानित किया, उन्हीं की तस्वीरों को आप इस तरीके से रौंद रहे हैं। क्या कोई भाजपा जदयू का नेता, ये लोग नैरेटिव बदलते हैं कि चिराग पासवान का घर खाली कराया, मैं बोलता हूँ भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं खाली कराते मैं खुद निकल जाता घर से, बात खत्म है, क्लोज चैप्टर। पर अब ये बताइए क्या घर खाली कराने की आड़ में मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंककर उस पर जूते चप्पलों से चलना ठीक था? एक शब्द में जवाब इसका मुझे बताइए कि क्या पहले से नोटिस दिया गया कि 10 दिन का वक्त है, खाली कर दो, या एकदम से आके खाली करा? भाई मुझे बोला गया था कि 30 तारीख को खाली करना है, हाँ, और मुझे कम से कम 7-8 दिन पहले, 5 दिन पहले मुझे इस बात की जानकारी दी गई थी। पर उसी के विपरीत 2 दिन पहले मुझे ये भी कहा गया था कि आप निश्चिंत होकर रहिए, निश्चिंत होकर रहिए, ये शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस दिन इस बात का भी खुलासा करने की ज़रूरत होगी कि कौन से मंत्री, और भाई मैं किसी छोटे मोटे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप 5 मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके आधार पर देश की सरकार चलती है, वो अगर मुझे इस बात का विश्वास दिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो मुझे ये धोखा क्यों दिया गया? ये षड्यंत्र था कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, परिवार को इस तरीके? भाई मुझे नहीं पता, बट हाँ अपमान किया गया है, और जहाँ पे सम्मान नहीं वहाँ पर फिर रहना भी उचित नहीं है ना। 2 आखिरी सवाल छोटे छोटे। अब भी रिलेशन वो हनुमान वाला बरकरार रहेगा, या फिर आप इससे अलग होके अपनी एक अलग तरह की राजनीति करने वाले हैं बिहार में? भाई मैं अभी तो अकेले चला हुआ हूँ, और मैंने बार बार इस बात को कहा है, और जनरल प्रैक्टिस है कि आप अलायंस से। ने कल जो सम्मान आपको दिया, सपोर्ट में ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने हनुमान शब्द का जोड़ दिया। एक जर्नलिस्ट के रूप में अगर मैं देखता हूं तो वो चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अगर भाई हनुमान शब्द को ज़रूर एक ताने के तौर पर, एक तंज के तौर पर आजकल मेरे साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण कुछ और था, बहरहाल मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो समय ऐसा था जब मेरे पिताजी के साथ कोई नहीं था, प्रधानमंत्री खड़े थे, और इसलिए मैंने कहा था कि मेरे दिल में वो बसते हैं। बहरहाल वो क्लोज चैप्टर। हाँ, पर आज जिस तरीके से मेरे पिताजी के मरने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, उनके गुजरने के बाद जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, ये बात गलत है। और इस वक्त हर वो व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने इसके खिलाफ कम से कम आवाज़ उठाई। मेरे पिता के अपनों ने तो आवाज़ नहीं उठाई, उनके अपने भाई ने तो आवाज़ नहीं उठाई, बट जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उन्होंने, भाई देखिए ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस वर्ग का जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तस्वीरों को मूर्ति पे हार चढ़ाना, माल्यार्पण करना, हम लोग भी जाते हैं, भाई करने से क्या होता है, पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपने इतना किया, हम बदले में आपको सम्मान दे रहे हैं, और आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको भी हम सम्मान देते हैं। कहीं ना कहीं दलित वर्ग से जुड़े हुए लोग आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से इस घटना को रचा गया, और यही शिकायत मेरी सिर्फ तरीके से, प्रक्रिया ये लोग नहीं करते, मैं खुद कर देता। मेरी ये भी शिकायत नहीं कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया, पर जिस तरीके से आपने अपमानित किया ये गलत था। आखिरी सवाल, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार गए और प्रधानमंत्री से 90 डिग्री की कोण पे उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद अगले दिन से यह चर्चा आनी शुरू हो गई कि वो जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं, रेल रक्षा मंत्री बनेंगे या फिर उपराष्ट्रपति सभापति बनेंगे, क्या होगा? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? इसी में एक चीज़ और जोड़ दे रहा हूँ कि जो 2 कांटे वाली बात थी, भाजपा के लिए मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के लिए आप, क्योंकि आप बिहार में इकलौते ऐसे नेता हैं जो साफ और सीधे स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू से लगे हुए हैं। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। पता नहीं कि उनके लिए मैं कांटा हूँ नहीं, बट अगर मैं कांटा हूँ तो फिर मान के चलें 12 करोड़ बिहार की जनता अब उनके लिए कांटा है। भाई आपने हमें जात पात में बहुत बार दिया मुख्यमंत्री जी, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पहले बिहारी तो समझिए हम लोग को, जाति से बाद में पहचानिएगा, धर्म से बाद में पहचानिएगा, पहले बिहारी का सम्मान हम लोग को चाहिए, जो आपकी वजह से हम लोग अपमानित होते हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर। तो इसीलिए उनके लिए अगर मैं काटा हूँ तो मान के चलें 12 करोड़ जनता उनके लिए काटा है, और जितने युवा साथी हैं वो तो उनको काटा समझें, या काटा की जो और परिभाषाएँ होती हैं बड़ी बड़ी वो समझ लें। बहरहाल आपके पहले प्रश्न पर आते हुए कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से नतमस्तक हुए, स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, उस वक्त जब वो 90 डिग्री के कोण पर झुक रहे थे, विशेष राज का दर्जा भूल गए थे क्या? पेगासस पे जांच की मांग भूल गए थे क्या? जातिगत जनगणना की मांग भूल गए थे क्या? जनसंख्या निरंतर कानून पर जो इनके अपना अलग पक्ष है उस पक्ष को भूल गए थे क्या? और अगर नहीं भूले थे तो फिर नतमस्तक क्यों थे? आशीर्वाद कि मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखिए,
मुझे यहाँ से एक 71 साल का मुख्यमंत्री, एक 71 साल के प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, जो कभी 2012 में उसको अपने मंच पे खड़े भी नहीं खड़े भी नहीं होने देता था। और जब प्रधानमंत्री खड़े होते थे तो ये ऐंठ में बैठे होते थे। वो तस्वीरें भी भाई हम सबके संज्ञान में है। सुषमा स्वराज बगल में बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी पीछे से आके उनसे बतिया रहे हैं और ये बैठे हुए हैं। ये इनका घमंड रहा है मुख्यमंत्री जी का, वर्चस्व की राजनीति ये दिखाते हैं। पर हमारे मुख्यमंत्री जी इतने चतुर हैं कि कब हाथ जोड़ने हैं और कब उन्हीं हाथों से गला पकड़ना है, वो दोनों जानते हैं। ना उनको पाँव पकड़ने में समय लगता है, ना गला दबाने में समय लगता है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक आखिरी आग्रह है आपसे, ऑन कैमरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो पूर्व ऑफिस था जहाँ पे आपका है पटेल चौक, जस्ट वहाँ पे शहगड्डी मस्जिद का इलाका है, वहाँ पे पासवान पासी समाज के लोग रहते हैं। कल करीब 3-4 घंटे तक मैं लगातार कैमरा ऑन करके था, तो कुछ घर टूटे, उसके बाद बाकी घर नहीं टूटे क्योंकि हम लोग खड़े हो गए थे, बाकी अन्य कोई मीडिया वहाँ पे थी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार जाइए। टूटे मतलब बुलडोज किया जाए? बुलडोज कराया गया है। वो विस्थापित हैं, बिहार के अलग अलग शहरों से आए हुए, गांव से आए हुए लोग हैं। 50 साल का उनका इतिहास है वहाँ पे। पहले वो लोग वहाँ रहते थे इको पार्क के पास, अब वहाँ पे शिफ्ट हुए। मसला क्या है कि 2011 में एक कानून आया मलिन बस्तियों के लिए कि अगर एक जगह से आप विस्थापित करना चाहते हैं तो दूसरी जगह व्यवस्थित कीजिए। इसी सवाल को लेकर के कल मैं खड़ा था तो कोई अफसर वहाँ पे नहीं तोड़ पाया, मुझे चोट भी लग गई, हाथ सूज गया मेरा। लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं तो शायद उन लोगों को एक सहयोग मिल जाएगा, उम्मीद जाएगी, क्योंकि भाजपा के विधायक वहाँ पे ध्यान भी नहीं दे रहे। मैं कल सुबह ही वहाँ पे पहुँचूंगा, सबको जानकारी भी दे दीजिए। भाई हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। आपने तो फिर भी 2011 के जिस कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, इनको विस्थापित कर इनको एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन की आप बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं कि जहां पर ये दशकों से रह रहे हैं, और भाई आज तो मैं इस पीड़ा को ज़्यादा समझता हूं क्योंकि मुझे भी 3 दशक से मैं जिस घर में रह रहा था, मुझे भी वहाँ से खींच कर लिटरली फेंका गया है घर के बाद। तो मैं समझ रहा हूँ कि उस जगह को, मैं इस कानून का पक्षधर हूँ कि भाई जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर आपको घर बना के दिया जाए। क्यों सरकार ये नहीं कर सकती? भैया सरकारी ज़मीन का वैसे ही आप इतना दुरुपयोग करते हैं। म्यूज़ियम के नाम पर 1400 करोड़ की ज़मीन और सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर लेंगे, पर वहीं पे इन लोगों को सम्मानजनक ज़िंदगी देने के लिए आप इनको वहाँ पे घर बना के नहीं देंगे। भाई सरकार के इतने कुकर्म हैं, आप गिनाने लग जाएं तो मुझे लगता है कैमरे की रील समय सब समाप्त हो जाएगा। पर दुख की बात है, मुख्यमंत्री जी की आंख कान तब भी नहीं खुलते हैं। दिक्कत इस बात की है। इस पर रिसर्च होकर एक बार समय दीजिएगा तो जरूर दूसरी बार बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।